वीडियो केवल सुनने के लिए बनाया गया है, इसलिए अपने मोबाइल को दूर रखें और वास्तव में सोचें। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर उम्र का व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सब जानते नहीं कि ये कैसे करना है। कुछ को लगता है कि वो अपने पैसे जमा करके रखें, जिससे वो पैसा उनके पास हमेशा रहे। कुछ का मानना होता है कि उनको अपना पैसा ब्याज पर चलाना चाहिए, और कुछ का ये मानना भी होता है कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको इन तीन ऑप्शन में स्टॉक मार्केट वाला ऑप्शन सबसे रिस्की और सबसे प्रॉफिटेबल लग रहा होगा। अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाना एक चीज होती है और सही इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना अलग चीज होती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर यूथ में काफी ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ गई है। हर पढ़ा लिखा इंसान आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहा है, पर इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब बेचना है। इन सब का सही नॉलेज और परफेक्ट जानकारी हमारी लाइफ बदल सकती है। इस बुक समरी में न केवल हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, बल्कि साथ में ये भी शेयर करेंगे कि इन इन्वेस्टमेंट से आप लोग कैसे अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब बिना देरी किए इस बुक समरी की हम शुरुआत करते हैं। साथ ही आपको इन्वेस्टिंग के मामले में कैपेबल बनाने का सफर भी शुरू करते हैं। क्लूज फ्रॉम द पास्ट। इस बुक समरी के पहले अध्याय में हम आपको कुछ हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और ये भी शेयर करेंगे कि कैसे आप इन पुराने इन्वेस्टमेंट से सीख ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जिनको आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जमा किया था। तो आपको ये देखकर लगता है कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन पैसों से कॉमन स्टॉक्स खरीदने का फैसला करते हैं। आपके इस डिसीजन के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी रेगुलर इनकम से ज्यादा कमाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपने देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हो जिनका ये मानना है कि अगर आपने कोई फोर्ड कंपनी जैसी एंटरप्राइज शुरू की होती तो आप भी आज कहां पर होते। इससे ये पता चलता है कि आप अपने और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक पूंजी छोड़ के जाना चाहते हैं, या हो सकता है कि इन सारी चीजों का मिक्सचर आपको कॉमन स्टॉक्स लेने के लिए इंस्पायर कर रहा हो। पर कुल मिलाकर अगर आप कॉमन स्टॉक्स खरीदने की कगार पर हैं, तो आप पैसे कमाने की लालसा रखते हैं। इसलिए ये लॉजिकल है कि आप कॉमन स्टॉक खरीदने से पहले ये देखेंगे कि किस कॉमन स्टॉक से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा चुका है। ये जानने के लिए आपको पुराने स्टॉक ट्रेड उठाकर देखने होंगे। अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट की ओर एक कैजुअल नजर भी डालते हैं, तो आपको ये साफ नजर आएगा कि दो बहुत ही अलग मेथड से ट्रेडिंग की जा रही है। ये दोनों ही मेथड सक्सेसफुल रहे हैं, जिस कारण ये तय करना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। 19th सेंचुरी और शुरुआती 20th सेंचुरी में अनेक बड़े फॉर्च्यून और बहुत से छोटे फॉर्च्यून बिजनेस साइकिल पर सट्टा लगाकर बनाए गए थे। उस समय वही लोग कॉमन स्टॉक्स की दुनिया में सफल होते थे जिनके अच्छे फाइनेंशियल कनेक्शंस हुआ करते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि इस समय की बैंकिंग कंडीशन बहुत ही नाजुक थी। आज की तरह उस समय भी अच्छी कंपनी ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस उस समय भी उतने ही होते थे जितने आज होते हैं। उस समय भी वही ट्रेडर सफल होता था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखता था और सारे फ्लक्चुएशंस के बाद भी एक ही कंपनी के साथ टिका रहता था, न कि वो जो स्टॉक को सस्ते में खरीदता था और उसे चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए बेच देते थे। अगर आप ये चीज सुनकर चौंक उठे हैं तो चौंकिए मत। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं और जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसी कुछ ही कंपनीज होंगी जिनका 25 से 50 साल पहले स्टॉक $10,000 पर होगा और आज की डेट में उनका स्टॉक $225,000 पर पहुंच गया होगा। कुल मिलाकर अगर कोई इन्वेस्टर उस समय ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वरदान देकर गया होता। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया आज उनके बच्चे उस चीज का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसी कंपनी है जिन पर हम इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब इतना सीधा नहीं है।
इसको समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स पर डिटेल्ड अटेंशन देनी होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के युग में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज न केवल अच्छी हैं बल्कि बेहतर भी हैं। इस चेंज का एक कारण आज का मैनेजमेंट सिनेरियो भी है। आज के युग में ये जरूरी नहीं है कि फैमिली बिजनेस फैमिली का कोई मेंबर ही संभालेगा, बल्कि अब व्यापार उसी को सौंपा जाता है जो उसके काबिल हो। अगर कोई कंपनी ऐसा करने से कतराती है तो उसके स्टॉक होल्डर उस कंपनी का साथ छोड़ देते हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में न केवल ओनर्स महत्व रखते हैं बल्कि बाहरी स्टॉक होल्डर्स भी डिसीजन मेकिंग में बराबर का हक रखते हैं। यही कारण है कि आज के युग में टैलेंट को नेपोटिज्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस चेंज के अलावा एक और बड़ा चेंज जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में आया है वो है कॉर्पोरेट रिसर्च और इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में बढ़ावा। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इससे स्टॉक होल्डर का क्या फायदा। तो इस बुक के लेखक के अनुसार इस नई रिसर्च ग्रुप ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ जुड़कर इन्वेस्टर्स के लिए एक सोने की खदान खोल दी थी। आज भी काफी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस बारे में बहुत कम नॉलेज है। इस रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1920 में हुई थी, पर इसने तेजी एडोल्फ हिटलर के मिलिट्री पर्पस के कारण पकड़ी थी। एक सर्वे के अनुसार सन 1953 में प्राइवेट कंपनीज $3.7 बिलियन खर्च करती थी और वहीं सन 1956 में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर $5.5 बिलियन पहुंच गया और सन 1959 तक यह इन्वेस्टमेंट $6.3 बिलियन पहुंच गया था। इसके साथ ही अब कंपनीज के प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे थे, खासकर उन प्रोडक्ट से जो इस रिसर्च के बिना बन ही ना पाते। लेकिन रिसर्च वर्क के भी दो साइड्स थे। कई बार ऐसा होता था कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत रिसर्च की गई या बहुत पैसा लगाया गया हो और अगर वो फेल हो जाए तो कंपनी और शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इस कारण स्टॉक होल्डर्स का कंपनी में इंटरफेरेंस जरूरी माना गया है, खासकर ये चेक करना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं जा रही है। रही बात ऐसी कंपनी ढूंढ पाने की जो फ्यूचर में चलकर बूम कर जाए, तो ये दोनों गुड लक और गुड सेंस की बात है। हो सकता है आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो इस समय तो छोटी हो लेकिन बाद में चलकर काफी बड़ी होने में सफल हो जाए। लेकिन ऐसी कंपनी को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, पर इस काम को आप आसान कर सकते हैं अच्छी एनालिसिस करके। एक अच्छी एनालिसिस वैसे ही काम करती है जैसे एक बड़ा मैग्नेट भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने में काम करता है। ये एनालिसिस करने के लिए आपको पास्ट कंपनी का सहारा लेना जरूरी है। पास्ट हम लोग को और भी क्लू देता है कि कैसे अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस को मार्केट में इकोनॉमिकली वर्थवाइल बनानी है और कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। इससे ये क्लियर होता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो डे टू डे टास्क में ज्यादा सफल हो, ना कि उन कंपनीज पर जो फ्यूचर की प्लानिंग ही करती रह जाएं। तो इस अध्याय से ये मिसकंसेप्शन तो क्लियर हो जाता है कि ऐसी कंपनीज नहीं बची है जो आगे जाके बड़ी बन जाएं, बल्कि अब तो इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल। इस बुक समरी के पिछले अध्याय में हमने जाना कि आखिर कैसे हम पास्ट इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करके आज भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके हम अच्छे इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपको डायरेक्टली कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। इस मेथड को हर इन्वेस्टर इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन किसी इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए खुद सारी रिसर्च करे। अगर वो इस टास्क में लग गया तो उसके पास इन्वेस्टिंग का टाइम ही नहीं बचेगा। इसमें बेसिकली इन्वेस्टर उस कंपनी की पूरी रिसर्च करता है। इस रिसर्च के लिए उसे वहां की इनर वर्किंग जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल एडवाइजर हायर करे। तब जाकर इन्वेस्टर ऐसी पोजीशन पर पहुंच पाएगा जब उसे समझ आए कि एडवाइजर और इस मेथड का उपयोग करने से उसे क्या फायदा हुआ है। जब कोई भी इन्वेस्टर इस मेथड का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके पास कितने मौके आते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने पहले ही सारा होमवर्क कर रखा है, जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने का ही मौका मिलता है। इस तरीके के अलावा इन्वेस्टर चाहे तो बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके खुद भी ये काम कर सकता है।
स्कटलबट मेथड इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले एक बिजनेस ग्रेप वाइन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिस भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, उस बिजनेस की थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे एक चार्ट पर उस बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जा सके। इसका पता कंपनी के शेयर होल्डर्स, पब्लिक ओपिनियन और यहाँ तक कि कंपनी द्वारा की गई लेटेस्ट रिसर्च से भी लगाया जा सकता है। अगर आप तब भी श्योर फील नहीं करते, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसमें और उस कंपनी जैसी 5 और बड़ी कंपनीज में जाकर उनसे 5 इंटेलिजेंट प्रश्न पूछें, जो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के इर्द गिर्द ही होंगे। आपको खुद भी शौक लगेगा कि केवल कंपनी में जाकर बात करने से आपको कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज मिल सकती है। इन 4 मेथड के अलावा अगर आप कंपनी के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप बोनांजा कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। ये ग्रुप उस कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज का होता है। इस ग्रुप से आप कंपनी के हर एक डर्टी सीक्रेट्स जान सकते हैं और वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट हो सकता है वो लोग अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ बैड माउथिंग या अफवाह फैला रहे हों, जिस कारण आपको इनकी दी गई हर इन्फॉर्मेशन को डबल चेक और क्रॉस चेक दोनों करना पड़ता है, जो कि एक बहुत टीडियस टास्क साबित हो सकता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को पिछली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। ज्यादातर बड़ी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन इतनी क्रिस्टल क्लियर होती है कि इन्वेस्टर पहले ही समझ जाता है कि क्या उसको इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। यदि उसे लगता है करनी चाहिए, तो अधूरी इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कंपनीज के ऑफिसर से बात करनी चाहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की यही पहचान होती है कि वो पूरी रिसर्च किए बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता है। अब इन्वेस्टर जब जान जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो इसके बाद उसके सामने एक और चुनौती खड़ी होती है कि आखिर कौन से कॉमन स्टॉक्स उसे खरीदने चाहिए। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारी बुक समरी। 15 पॉइंट्स को ध्यान में रखें। बुक समरी के पिछले अध्याय में आपने जाना कि कैसे स्कटलबट मेथड का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार आप ये सीख गए, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपको कौन से कॉमन स्टॉक्स खरीदने चाहिए। कोई भी कॉमन स्टॉक्स खरीदने से पहले आपको 15 पॉइंट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स में कंपनी खरी नहीं उतरती है, तो एक बार को आप फिर भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। परंतु अगर बहुत से पॉइंट्स पर असफल होती है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने की आपको या किसी भी इन्वेस्टर को गलती नहीं करनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर स्कटलबट मेथड पहले ही इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इन 15 पॉइंट्स की क्या जरूरत है। तो लेखक आपको इस पर यह बताना चाहेंगे कि आप स्कटलबट मेथड से एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं और क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं, ये जान सकते हैं। लेकिन इन 15 पॉइंट्स की मदद से आप कंपनी और उसके किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये जानने के काबिल बन सकते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो कंपनी के बाहर के लोग ही सॉल्व कर पाएंगे और कुछ पॉइंट्स के लिए आपको कंपनी में काम कर रहे लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो बिना देर किए हम आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, जिनका आपको कोई भी कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना होगा। इन 15 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्या कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, उससे वो सफिशिएंट मार्केट कैप्चर करने में कैपेबल होगी और क्या वो कुछ सालों में एक बड़े लेवल पर अपना बिजनेस स्केल कर पाएगी। ये सवाल सबसे पहला इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक बार में बड़ा प्रॉफिट कमाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सेल्स को मेंटेन करना और बढ़ाना ये बड़ी बात है। कुछ कंपनीज के साथ ये भी देखा गया है कि कुछ साल तो सेल्स हर साल बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सेल्स स्टैग्नेट हो गई या रुक गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेडियो सेट मैन्युफैक्चरर्स, जिनको टेलीविजन के कमर्शियल डेवलपमेंट के बाद बहुत बड़ा झटका लगा था। ये इंडस्ट्री का नियम है, जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में जल्दी लाएगा वो उससे खूब प्रॉफिट कमाएगा। वहीं जो कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर रुकी रह जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। यही कारण था कि रेडियो की सेल्स, जो एक समय में हर साल तेजी से बढ़ रही थी, पर अब उनकी सेल्स हर साल गिरती जा रही है। जो कंपनी ईयर टू ईयर मुनाफा शो कर पा रही है, उसी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है, ना कि उन कंपनीज में जो फ्लूक या तुक्के से प्रॉफिट कमा लेती हैं। जो कंपनी दसियों सालों से प्रॉफिटेबल रही हैं,
वो दोनों लकी और काबिल हैं। कुछ कंपनी काबिल हैं इसलिए फॉर्चुनेट हैं, और कुछ कंपनी फॉर्चुनेट हैं इसलिए काबिल हैं। दोनों में से जो कंपनी काबिल है वो हमेशा फॉर्चुनेट कंपनी से लॉन्ग रन में आगे निकल जाती है। लेकिन दोनों ही टाइप की कंपनी में मैनेजमेंट का रोल सबसे बड़ा होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो एक फॉर्चुनेट कंपनी जो काबिल ना भी हो वो भी बदलते समय के साथ काबिल बन जाती है। दूसरा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ख्याल रखना चाहिए वो है, क्या मैनेजमेंट के अंदर नए प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस बनाने और कंटिन्यू रखने का डिटर्मिनेशन बाकी है या नहीं। ये सवाल तब करें जब खासकर उनके करंट प्रोडक्ट लाइन अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुकी है। ऐसी कंपनीज जो एक ही प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाती हैं, वो अक्सर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ऐसी कंपनीज के मैनेजमेंट को लगता है कि जब उनका एक प्रोडक्ट सफल हो चुका है तो उसी को बस इम्प्रूव करके पब्लिक को बेचते रहना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मैनेजमेंट के कारण कंपनी डूब जाती है, क्योंकि ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना खर्च नहीं कर रही होती जितना जरूरी है। तो इन्वेस्टर को कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के अंदर कुछ नया बनाने का जुनून बाकी भी है, या फिर वो जहां पहुंच गए हैं उससे संतुष्ट हो चुके हैं। जो कंपनी जहां पर है अगर वहां पर वो संतुष्ट है तो ऐसी कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। इस दूसरे पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट जिसका हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो है कि कंपनी के साइज के हिसाब से उनके R&D एफर्ट्स कितने इफेक्टिव हैं। इस तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे साफ पता चल जाता है कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ऐसी बहुत सी पब्लिक कंपनीज हैं जो R&D में तो बहुत पैसा लगा देती हैं, पर उससे उन्हें उतना फायदा होता नहीं है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी कैपेबिलिटी पता है और क्या इन्वेस्टमेंट करते वक्त उनके पैर जमीन पर रहते हैं। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये कहावत रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। अगर कंपनी अपने साइज से ज्यादा रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है या फिर कंपनी अपने साइज के मुकाबले कम इन्वेस्ट कर रही है तो ऐसे में दोनों को ही लॉन्ग रन में लॉस का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का नया प्रोडक्ट तब ही सक्सेसफुल माना जाता है जब वो अपनी रिसर्च की कॉस्ट भी रिकवर कर पाए और प्रॉफिट भी कमा सके। जो भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में सफल है वो लॉन्ग टर्म में भी सेम मैनेजमेंट में उतनी ही सफल रहेगी। चौथा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि क्या कंपनी के पास एक अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस चुनौती भरे युग में ये देखना बहुत जरूरी है कि किस कंपनी की सेल्स टीम ज्यादा बेहतर है। अगर किसी भी कंपनी या उसकी मैनेजमेंट को ये लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिक सकते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर कंपनी को एक अच्छी सेल्स टीम की जरूरत होती है जो लोगों को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ठीक से बता पाए, जिससे उनकी कंपनी और उनके ग्राहकों के बीच एक बॉन्डिंग बनना पॉसिबल हो। इसी कारण इस किताब के लेखक का कहना है कि हर सक्सेसफुल कंपनी अपनी सेल्स टीम पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्स आर्म जरूरी है। पांचवा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि क्या उनका प्रॉफिट मार्जिन मतलब भर का है या नहीं। ये पॉइंट तो कोई भी व्यक्ति जिसकी मैथमेटिकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है वो समझ जाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट तभी है जब सेल्स अच्छी है, और अगर सेल्स अच्छी है तो प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। जो कंपनी शुरुआत में लो प्रॉफिट मार्जिन पर बेचती है वो भी कुछ समय बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती है। वहीं जो कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाती हैं, वो इवेंचुअली प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। जैसे कंपनी बड़ी होगी वैसे ही उसकी कॉस्ट ऑफ रनिंग भी बढ़ती जाएगी। इसलिए लेखक के हिसाब से एक इन्वेस्टर को कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो मार्जिनल प्रॉफिट पर वर्क करती हो। इन्वेस्टर को हमेशा से ही उन कंपनीज में प्रॉफिट ज्यादा होगा जिनके प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा हो, वरना लो प्रॉफिट और मार्जिनल कंपनीज में पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट के अलावा 6 पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन या इम्प्रूव हो रहा है। इस सवाल को सुनकर आपको लग रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन और इम्प्रूव करना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो हो सकता है उस समय कंपनी का वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो, लेकिन ओवर द टाइम उस प्रोडक्ट का क्रेज मार्केट से खत्म हो जाए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी
कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को एंगेजिंग और अट्रैक्टिव करने में लगी रहे। साथ ही कंपनी को लेबर और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही टैक्सेस में भी हर साल बदलाव के कारण बिजनेस रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक कंपनी को प्रॉपर प्लानिंग करना महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कंपनी की इस प्लानिंग का इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टर को स्कटलबट मेथड अप्लाई करना होगा। इसका पता इन्वेस्टर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से ही लग सकता है। अगर कंपनी के पास इन सब सवालों का कंस्ट्रक्टिव जवाब है तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। इन 6 पॉइंट्स के अलावा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 7वें पॉइंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि क्या इस कंपनी की कोई लेबर या पर्सनल रिलेशनशिप आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता होगा कि लेबर और कंपनी के बीच का रिलेशनशिप इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी के लेबर उससे खुश ना हो तो इसका सीधा असर कंपनी की प्रोडक्शन पर पड़ता है। अगर लेबर खुश ना हो तो स्ट्राइक एक कॉमन सिनेरियो बन जाती है। अगर कोई कंपनी या उसका मैनेजमेंट अपने वर्कर्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं या अपने लेबर को पैरों की धूल समझते हैं तो ऐसी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को भी कुछ खास नहीं समझते हैं। इसलिए कंपनी का ये बैकग्राउंड देखना भी एक इन्वेस्टर को देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसी से मिलता हुआ 8वां पॉइंट भी है, जिसमें इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उस कंपनी के रिलेशन अपने एग्जीक्यूटिव से कैसे हैं। अगर लो लेवल लेबर से रिलेशनशिप मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर रिलेशन मेंटेन करना तो और जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है और हर कंपनी ही अपने एग्जीक्यूटिव से बनाकर रखती होगी। आखिर यही लोग तो होते हैं जो हर फैसला लेते हैं। अगर ये लोग साथ में कंपनी को लेकर ना चलें तो कोई भी वेंचर बिखर सकता है। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वही कंपनी आपको ऑफर करती है जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इस पॉइंट के साथ आपको 9th पॉइंट का भी ध्यान रखना होगा। 9th पॉइंट ये है कि क्या कंपनी के मैनेजमेंट में डेप्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट में यहाँ किस डेप्थ की बात हो रही है। अब मान लीजिए आप किसी छोटी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां का की या मेन पर्सन कोई एक ही होगा। हो सकता है वो अपने अंडर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हो, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उस कंपनी का डेली वर्क कौन संभालेगा। इस समय जो पॉइंट 8th में डिस्कस किया वो बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लाइमेट मेंटेन करना ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे जरूरी है डेलीगेशन ऑफ रोल्स और पावर, जिससे ये सिचुएशन ना आए जहां सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही कंधे पर आ जाएं। ऐसा करने से छोटी कंपनी में इन्वेस्टर के लिए रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसके अलावा जब हम 10th पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो ये है कि क्या कंपनी की कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल अच्छी है। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकती जब तक वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट को एक्यूरेसी और डिटेल में बांटकर दिखा ना पाए। हर छोटी डिटेल जानने के बाद ही मैनेजमेंट इस चीज का अनुमान लगा पाएगी कि आखिर किस फील्ड या किस जगह पर ध्यान फोकस करने की जरूरत है। अगर किसी कंपनी को यही नहीं पता होगा कि आखिर किस एरिया में काम करना है तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या किस प्रोडक्ट को वो सेल या डिस्काउंट में बेचना अफोर्ड कर सकते हैं। यही सारे कारण होते हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस और अकाउंटिंग जानना जरूरी है। अब इतने पॉइंट सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम एक ही बिजनेस में इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन और भी तो देख सकते हैं। तो यही आता है 11th पॉइंट कि क्या बिजनेस के ऐसे और भी एस्पेक्ट होते हैं जो एक कंपनी को कंपटीशन से बेहतर बनाती हैं। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग बनाते हैं। ये एस्पेक्ट हर चीज में काउंट होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी अगर अपना प्लांट सेटअप करती है तो जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट में भी ऐसी कंपनी को वर्क करना पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी कम लीज पर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब इसको बेहतर समझने के लिए एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एक कंपनी का इंश्योरेंस कॉस्ट 35% कम है तो वो अपने रनिंग कॉस्ट कम करने में कामयाब रहे। साथ में इन्वेस्टर को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है क्या उसके प्रोडक्ट्स पेटेंट प्रोटेक्टेड हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि कोई दूसरी कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को कॉपी नहीं कर पाएगी।
इन सब के बावजूद भी हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी उस प्रोडक्ट के आइडिया को चुराने में कामयाब हो जाए। तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें और भी ऐसे प्रोडक्ट के आइडिया या प्लान होने चाहिए जो कंपटीशन को तगड़ा झटका देने के लिए हमेशा रेडी हों। जिसमें आपको अब ये देखना होगा कि क्या कंपनी प्रॉफिट को शॉर्ट रेंज बेसिस पर प्रेडिक्ट कर रही है या लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्रेडिक्ट कर रही है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, वहीं कुछ कंपनीज जानबूझकर अपने प्रॉफिट को डिले करती हैं, जिससे वो ओवर द इयर्स अपनी रेपुटेशन बना पाएं और बेहतर तरीके से अपनी कंपनी को स्केल अप कर पाएं। किसी भी कंपनी में कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हैं उसी से क्लियर हो जाता है कि वो कंपनी आगे चलकर कितनी रेप्यूटेड बन पाएगी। रेपुटेशन कमाना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाने से कई गुना मुश्किल होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के समय ये देखना भी एक तरह से जरूरी हो जाता है। इस पॉइंट के अलावा 13th पॉइंट जिसको हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या आने वाले वक्त में उस कंपनी को और इन्वेस्टमेंट या इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस कारण करंट शेयर होल्डर्स की एग्जिट स्ट्रेटजी पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये कोई भी अन्य व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद अपनी बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का मन बनाया है, क्या वो ऐसी पोजीशन में आ चुकी है कि उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट होंगे या इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है उससे आपके शेयर पर भी असर पड़ेगा। तो किसी भी इन्वेस्टर को ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका क्लियर प्लान हो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी डाइल्यूशन के ऊपर, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर बाद में पछताना ना पड़े। इस पॉइंट के बाद बढ़ते हैं हम 14 पॉइंट पर, जो ये है कि क्या मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर से अपने अफेयर्स के बारे में फ्रीली बात करता है, खासकर तब जब ट्रबल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स का उस कंपनी को सामना करना पड़ता है। ये बिजनेस का नियम है कि सबसे अच्छी चलने वाली कंपनीज भी डिफिकल्टीज फेस करती हैं। अगर कोई कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स बना रही है तो जाहिर सी बात है कि उसे कुछ ना कुछ फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, और ये फेलियर्स अक्सर कॉस्टली भी साबित होते हैं। फेलियर नहीं हुए तो हो सकता है कभी आपको डिले का सामना करना पड़े। ऐसे एक्सपेंसेस आपको एज एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट करने का जिगरा रखना होगा, नहीं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएंगे। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट है या फिर आपको एक फर्जी रोजी इमेज दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी से पता चल जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना ट्रूथफुल है। हर इन्वेस्टर को हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपनी पोजीशन के बारे में अपफ्रंट हो, ना कि वो जो हर बुरी खबर छिपाने में लगी रहे। इसी के साथ हम अपने आखिरी और 15वें पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है, तो उसका कारण यह है कि शेयर होल्डर तो कंपनी के मेन एसेट से दूर है, लेकिन फेस ऑफ द कंपनी तो मैनेजमेंट ही उभर के सामने आता है। लेकिन वहीं अगर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर जनता सवाल उठाने लगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी कंपनी को हर हाल में अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी इंटीग्रिटी पर फ्यूचर में चलकर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं तो उस कंपनी को हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो 15 पॉइंट्स हो गए जिनको आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी के कॉमन स्टॉक्स खरीदने से पहले। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए। बुक समरी के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे एक कॉमन डिलाइमा जो हर नया इन्वेस्टर फेस करता है। वो ये है कि उसे कैसे हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोडक्ट और मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जो व्यक्ति जिस जगह रह रहा है उसे अपने एरिया में चल रही कंपनीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति कार फैक्ट्री के पास रहता है वो ऑटोमेटिव कंपनी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उस कंपनी में उसे क्या देखना है और उसे उस कंपनी से क्या क्या उम्मीदें हैं। वहीं अगर कोई गांव या रूरल साइड का व्यक्ति है तो उसके पास इतने अवसर नहीं है जितने एक अर्बन या शहरी व्यक्ति के पास हैं। ये गैप इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति सेंटर के ज्यादा करीब है उसी के पास एक लॉन्ग टर्म कंपनी ढूंढने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नॉलेज नहीं है तो क्या हुआ, हम एक एक्सपर्ट को हायर कर लेंगे जो हमको गाइड कर सके कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी सोच रखे हुए इन्वेस्टमेंट करने उतर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आप बिना स्टडी किए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका लोग फायदा उठा लेंगे। हो सकता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा ही साबित ना हो और वो आपके पैसे डुबो दे। इसी कारण से अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बेसिक प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि आप इतना करने के कैपेबल नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा आप इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में एकदम से ना उतरें। कुल मिला के सबसे जरूरी ये है कि किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फील्ड के बारे में मतलब भर की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर इन्वेस्टर का उस जैसी कंपनी में अगर पास्ट एक्सपीरियंस है तो उससे एक इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में बेहतर आइडिया लग पाता है। इसका कारण यह है कि आज की तारीख में हर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये तो कह देता है कि उसको हर फील्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब रोज के हिसाब से स्टॉक की दुनिया में इतनी सारी कंपनीज एंटर कर रही हैं कि हर कंपनी का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। इस कारण से फाइनेंशियल एडवाइजर अब इनकम्पिटेंट होते जा रहे हैं। ये जानने के लिए कि सबसे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, उसके लिए एक इन्वेस्टर को एडवाइजर की पास्ट इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडरेशन में लेना होगा। जैसे एक अच्छे डॉक्टर को उसके सक्सेसफुल ऑपरेशंस देखते हुए चुना जाता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ऊपर लागू होता है। लेकिन इसमें किसी एडवाइजर की सफलता को समझना इतना आसान नहीं है। आपको हर एक चीज को कंसिडर करना पड़ेगा कि आखिर उनके प्रीवियस क्लाइंट ने किस टाइम पर इन्वेस्ट किया था। साथ में आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका एडवाइजर किस टाइप के स्टॉक्स के साथ सफल रहा है, जिसको ध्यान में रखकर आपको उसी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में एक इन्वेस्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर के बीच एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जिससे दोनों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो। इस कंपैटिबिलिटी से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक बार जब आपने अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ये चूज करना होगा कि आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जो भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट देगी या जो ज्यादा स्टेबल होगी उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस सोच के साथ देखा जाए तो आपके लिए दो टाइप की कंपनीज के ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला टाइप जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती हैं और स्टेबल कंपनीज में गिनी जाती हैं। ये जनरली बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स भी कहा जाता है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोफेशनल ट्रस्टीज और ऐसी ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस गिनी जाती हैं। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर कंपनी को कभी फ्यूचर में लॉस भी होता है तो आप ज्यादा पैसे नहीं गवाएंगे। वहीं अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो लॉन्ग टर्म में ही होगा। ये ऐसी कंपनीज हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हैं। वहीं अगर आप किसी रिलेटिवली यंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट दो धारी तलवार की तरह है। या तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में 1000 गुना प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं अगर आपका यह इन्वेस्टमेंट चूक गया या गलत साबित हुआ तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ की सबसे महंगी मिस्टेक भी साबित हो सकता है। ऐसी कंपनीज में अक्सर वही इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं और जो ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट बड़ी कंपनी के साथ एक यंग स्टेज पर जुड़ जाएं। कंपनी के टाइप चूज करने के बाद आपको फिर ये एनालिसिस करना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक बड़े इन्वेस्टर हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो इस बुक समरी को सुन रहे हैं वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल पर पहुंचने की उम्मीद करने में से एक हैं। तो एक छोटे इन्वेस्टर को हमेशा कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्या उसके ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि जब सही समय है तब वो इन्वेस्ट कर पाए, या फिर वो बड़ा रिस्क लेकर नई कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा सकता है। तो इन सब का सामना करने के लिए एक छोटे इन्वेस्टर को हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। वहीं अगर उसने हर कंपनी सही चुनी और उसकी किस्मत भी सही रही तो एक छोटे इन्वेस्टर को मीडियम लेवल के इन्वेस्टर के लेवल में पहुंचने में समय नहीं लगता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें किस्मत का जिक्र क्यों किया। आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लें या फिर आप कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपकी टाइमिंग और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आप इस फील्ड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा चाहे इन्वेस्टर छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो ये चाहता है कि कुछ सालों में उसकी इनकम बढ़ जाए तो उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इन 35 सालों में ऐसी बहुत सी स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो कॉमन स्टॉक्स हाई यील्ड पर खरीदे जाते हैं या जो लो यील्ड डिविडेंड पर भी खरीदे जाते हैं, उन दोनों की ही ग्रोथ कंसंट्रेटेड है।
ये दोनों स्टॉक 5 से 10 साल के बाद ही सिग्निफिकेंट रिटर्न देने के कैपेबल होते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि ग्रोथ स्टॉक्स न केवल यील्ड में इंक्रीज करते हैं, साथ ही वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा डिविडेंड रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ग्रोथ स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न देता है और साथ ही उनका सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आशा है कि बुक समरी के इस अध्याय से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइप के फाइनेंशियल एडवाइजर को चुनना चाहिए, किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ ही आपको किस टाइप के स्टॉक खरीदने चाहिए। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि आपको ये स्टॉक्स आखिर कब खरीदने चाहिए। स्टॉक्स कब खरीदें? इस बुक समरी के पिछले चैप्टर्स में आपने स्टॉक्स और कंपनीज के बारे में जाना कि आपको किस टाइप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आखिर आपको स्टॉक्स कब खरीदने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या समय भी मैटर करता है? अगर हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट सही है तो वो प्रॉफिट ही देगा। इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि आज हम इन्वेस्ट करते हैं या कल इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक इन्वेस्टर को एक अच्छा स्टॉक मिल गया है तो वो कल या आज की क्यों सोचेगा, वो तो तुरंत स्टॉक खरीद लेगा। क्यों? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इन्वेस्टमेंट अक्सर इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, साथ ही उसके टेम्परामेंट के ऊपर भी। अब चलिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल इस बुक के लेखक आपको बताना चाहेंगे। सन 1929 में ऐसी कई एंटरप्राइजेस अमेरिका में थीं जो अगर सब कुछ सही रहता तो 25 साल में इन्वेस्टर्स को मोटा प्रॉफिट देने के काबिल थीं। लेकिन कुछ साल बाद जब मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उससे सारे कैलकुलेशन पूरी तरह से बिखर गए थे। उस समय स्टॉक मार्केट की हालत इतनी खराब हो गई थी कि बहुत सी पब्लिक कंपनीज डूब गई थीं और साथ ही काफी इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए थे। इसी कारण किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दुनिया भर की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो ऐसी चीजों को हमेशा ही दिमाग में रखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसके अलावा और क्या ऐसे कर सकते हैं कि स्टॉक खरीदने की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसके लिए इन्वेस्टर को एक कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करना पड़ता है। इस मेथड में इन्वेस्टर को बड़े इकोनॉमिक डेटा की स्टडी करनी पड़ती है। इस इकोनॉमिक डेटा की मदद से ही एक इन्वेस्टर ये अनुमान लगा सकता है कि एक कंपनी का शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बिजनेस गोल क्या होगा। जो और भी सोफिस्टिकेटेड या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होंगे वो इसकी मदद से फ्यूचर में कंपनी के बारे में ओपिनियन बनाने के भी काबिल हो जाएंगे। अगर इन्वेस्टर की इस फोरकास्ट में कोई भी कमी या शंका सामने नहीं आती है तो एक इन्वेस्टर के लिए ये सही समय होगा ऐसी कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई शंका या काले बादल बनते दिखाई दें तो इन्वेस्टर की भलाई इसी में होगी कि वो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा ना इन्वेस्ट करे। आपको ये सुनने में तो ये काम या मेथड बहुत आसान लग रहा होगा और आप में से कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे कि जब ऐसा मेथड पहले से अवेलेबल है तो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे हार जाते हैं। तो इस बुक समरी के द्वारा मैं आपको लेखक के द्वारा कही गई एक बात बताना चाहूंगा। लेखक का इस मेथड के लिए साफ मानना यह है कि ये मेथड सिर्फ थ्योरी में सक्सेसफुल है पर असल जिंदगी या इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस में पूरी तरह से अनरीजनेबल है। इसका कारण यह है कि आज के ह्यूमन नॉलेज के करंट स्टेट में सभी अपनी अपनी फोरकास्ट और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं जिसमें सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ लोग इन प्रेडिक्शंस के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं लेकिन फिर भी किसी का भी अनुमान 100% सही नहीं होता है। हो सकता है आज से 5-10 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे एक्यूरेटली पता चल जाए कि एक समय बाद स्टॉक के प्राइसेस कहां होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी कभी नहीं आ सकती जो बिजनेस में स्टॉक्स की वैल्यू प्रिसाइजली बता सके। लेखक का मानना है कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स की ह्यूमन नॉलेज उतनी ही है जितनी केमिस्ट्री की नॉलेज हमें मिडिल एजेस में थी। उस समय की केमिस्ट्री भी उतनी ही क्रूड और मिस्टीरियस थी जितनी आज की डेट में बिजनेस की इकोनॉमिक्स है। आज की डेट में भी इस विषय के बारे में इतनी कम नॉलेज होने के बावजूद भी एक इन्वेस्टर या आप भी एक एक्यूरेट गैस कर सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स फ्यूचर में किस दिशा में जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रेडिक्शन अगर 10 लोग से करवाए जाएं तो किसी एक का उसमें सही निकलेगा। एक टिपिकल इन्वेस्टर तो जीता और कमाता ही इन इकोनॉमिक फोरकास्ट के भरोसे है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ये फोरकास्ट खुद से नहीं करता है बल्कि वो इसके लिए लोगों को हायर करता है जिनका यही काम होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्टेड कंपनीज का फोरकास्ट बनाए। लेकिन लेखक आपको इस तरीके से वार्न करना चाहेंगे, जिस इन्वेस्टर की डिपेंडेंस की आदत बहुत पड़ जाती है उसके लिए अपने बल पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अगर आप में से भी कोई ऐसा इन्वेस्टर है तो लेखक आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से छपी ई कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल क्रॉनिकल पढ़ने की सलाह देते हैं। चाहे इन्वेस्टर कोई भी साल की ये किताब पढ़े, उसे इतना जरूर समझ आ जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि सबका व्यू पॉइंट एक कंपनी को लेकर एक ही जैसा हो। जो भी इन्वेस्टर ये बुक पढ़ता है वो इस चीज से जरूर हैरान होता है कि कितनी बार आपस में एक्सपर्ट के ओपिनियंस ही मैच नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है। वो कैसे जान सकता है कि सही समय इन्वेस्टमेंट का क्या है, या वो जान भी सकता है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि एक इन्वेस्टर 2 एस्पेक्ट या नजरिए से बिजनेस को जज कर सकता है। पहला तो ये कि वो नए प्रोडक्ट के बनने के टाइम साइकिल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर वो किसी एक चीज पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और वो एक सपने या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लेगा। इससे हो सकता है उसे फ्यूचर में लॉस उठाना पड़े। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनका मैनेजमेंट वेल बैलेंस्ड और प्रोफेशनल हो। इससे एक इन्वेस्टर को ये फायदा रहता है कि उसको कभी भी कंपनी के प्रोडक्ट में डिले नहीं मिलता है। इसके साथ ही काम भी स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहता है। अब राइट टाइमिंग को बेहतर समझने के लिए हम आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। इसमें कंपनी की 2 स्थिति होंगी जिनके डिफरेंट प्रोस और कॉन्स हैं। पहले ऑप्शन में मान लीजिए एक कंपनी है जिसका रिलेशन अपने वर्कर्स और अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन उनके नए प्रोडक्ट ने उतनी मार्केट कैप्चर नहीं की जितनी उन्हें उम्मीद थी। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए कंपनी ने एक प्लान बनाया, पर उस प्लान को इफेक्ट में लाने में समय लगा और तब कंपनी का स्टॉक बाइंग पॉइंट ए पर पहुंच गया। इस प्लान के चलते 1.5 साल के लिए लेबर के सारे बेनिफिट्स खत्म कर दिए गए, जिसके चलते वर्कर्स ने 2 बार स्ट्राइक कर दी, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया और ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में खबर फैल गई कि इस कंपनी की लेबर सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, जिस कारण कंपनी के स्टॉक एकदम से गिर गए। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहे क्योंकि मैनेजमेंट के प्लान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे एक बार फिर प्रोडक्ट्स की सेल और लेबर दोनों सुधरने लगी। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे बाइंग पॉइंट बी। अब देखते हैं कि किस इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा हुआ। जिसने बाइंग पॉइंट ए पर स्टॉक खरीदे उसने कंपनी के पीक पर स्टॉक खरीदे, जिस कारण जब कंपनी में दिक्कतें आईं तो उसके स्टॉक्स पर नेगेटिव असर पड़ा। वहीं जिस इन्वेस्टर ने बाइंग पॉइंट बी पर खरीदा उसने एक तरह से राइजिंग कंपनी का स्टॉक खरीदा, जिस कारण उसका प्रॉफिट बाइंग पॉइंट ए वाले इन्वेस्टर से बेहतर होगा। इसी कारण किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हुए प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वरना आप सही कंपनी चूज करने के बाद जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में राइट टाइमिंग मिस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपको कब स्टॉक खरीदने चाहिए। अब ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि आपको स्टॉक कब बेचने चाहिए या बेचने भी चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारी बुक समरी सुनते रहिए। कब बेचना चाहिए और कब नहीं। इस बुक समरी के पिछले चैप्टर में हमने जाना कि स्टॉक कब खरीदना चाहिए। अब जब आप एक बार स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसको लेकर बैठे रहेंगे। ऐसे तो कोई भी इन्वेस्टर अपने स्टॉक से प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि एक इन्वेस्टर को अपने स्टॉक्स बेचने पड़े। हो सकता है उसको नया घर खरीदना हो, या ये भी हो सकता है कि उसे अपने बच्चों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो। इस टाइप की कॉमन स्टॉक की सेलिंग पर्सनल कहलाती है, ना कि प्रोफेशनल। तो इस टाइप की सेलिंग पर हम अपनी इस बुक समरी में गौर नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको इस अध्याय के द्वारा ये बताएंगे कि कौन सी सेलिंग से एक इन्वेस्टर ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेखक के हिसाब से एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स केवल 3 कारणों से बेचता है। पहला कारण तो यह है कि जब इन्वेस्टर से कोई ज्यादा स्टॉक खरीदने में गलती हो जाए। अब मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, पर उन्हें खरीदने के बाद उसे ये रियलाइजेशन होता है कि उसने जो स्टॉक्स खरीदे हैं वो हाई वैल्यूएशन पर खरीद लिए हैं। ऐसी गलती स्टॉक मार्केट की दुनिया में इतनी कॉमन है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पर इस टाइप की सिचुएशन में किसी भी इन्वेस्टर को अपने इमोशन को किनारे रखकर डिसाइड करना होता है। उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है और जल्द से जल्द ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालना पड़ता है। ऐसे स्टॉक्स को इन्वेस्टर जितनी जल्दी बेच दें उनके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, वरना स्टॉक को अपने पास लंबी ड्यूरेशन तक रख के वो अपने लॉसेस को बढ़ा सकते हैं। इसका कारण ये है कि ओवर द टाइम ऐसे स्टॉक वैल्यू में ऊपर नहीं जाते बल्कि और नीचे गिर जाते हैं।
लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स खरीदने की गलती कर देते हैं तो उसमें बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम तक आपको ये गलती बहुत बड़ी लगे, लेकिन लेखक का मानना है कि ऐसे एक्सपीरियंस ही एक इन्वेस्टर को बना देते हैं या तोड़ देते हैं। जो एक अच्छा इन्वेस्टर होगा वो अपनी इस गलती से सीखेगा और आगे से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने गलत इन्वेस्टमेंट से मिली सीख का उपयोग करेगा। इस रीजन के अलावा दूसरे रीजन जिसके चलते लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं वो है कि कंपनी की सेल्स ओवर द टाइम बदलती रहती है। हो सकता है कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस की वजह से कंपनी की डीलिंग में फर्क आ गया हो सकता है जिन 15 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपने इन्वेस्ट किया हो वो कंपनी अब उन 15 पॉइंट्स पर फॉलो नहीं कर रही हो। जब कोई भी कंपनी इस तरह से डिटोरिएट हो रही हो तो उसके ज्यादा नहीं बस 1-2 कारण ही होते हैं। या तो जैसा कि लेखक ने पहले बताया कि मैनेजमेंट में कमी होगी, या फिर कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस देती है उसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं बची है। लेकिन अक्सर ये होने का कारण ये पाया गया है कि कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते जितने उनसे पहले वाले दे रहे होते हैं। अब ये होना बिल्कुल जरूरी भी नहीं है, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी की सेल्स इतनी बढ़ गई हो कि अब कंपनी को खुद ना पता हो कि सेल्स कैसे बढ़ानी है। दोनों में से कुछ भी होने पर जो इन्वेस्टर के पास स्टॉक रखा हुआ है उसे उस कंपनी के स्टॉक्स तुरंत बेच देने चाहिए। भले ही लोग कुछ भी कहें या मार्केट में उसके डिमांड पर भी इससे कोई असर ना पड़ा हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं या फिर मार्केट में माहौल क्या है, बल्कि एक इन्वेस्टर को सारे सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर हार्ड फैक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जिस कारण जब भी किसी इन्वेस्टर को दोनों में से कोई एक स्थिति दिखती है तो वो तुरंत अपने स्टॉक्स बेच देता है। वहीं जो इन्वेस्टर ऐसी स्थिति में स्टॉक्स बेचने में हिचकिचा जाता है उसे लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में ज्यादातर लॉस का ही सामना करना पड़ता है। इन दोनों कारणों के अलावा एक और थर्ड रीजन है जिसके चलते एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स बेचने के लिए मजबूर होता है। ये थर्ड रीजन है ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स। बहुत से नए इन्वेस्टर या अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ये गलती जरूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गलती, ओवर प्राइस स्टॉक्स को बेचने में आखिर बुराई ही क्या है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप दूर का नहीं सोच पा रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक आज आपके और मार्केट के अकॉर्डिंग ओवर प्राइस्ड है, इसके साथ ही वो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, तो आप भी जल्दबाजी में इस स्टॉक को इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए बेच देते हैं। इससे आपको मोमेंटरली प्रॉफिट तो मिल जाएगा, लेकिन वही मान लीजिए कि उस स्टॉक के प्राइस नीचे आए ही नहीं और बढ़ते रहे, जिससे एक तरह से देखा जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पता कैसे लगाया जाए कि किसी कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस्ड है या नहीं। तो ये जानने के लिए आपको डिफरेंट क्राइटेरिया की ओर देखना होगा। क्या कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के भरोसे इतना ग्रोथ दिखा रही है या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के कारण जेन्युइन ग्रोथ दिखा रही है। कोई भी कंपनी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो कर रही हो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एक डिकेड के बाद अपनी वैल्यूएशन 4 टाइम्स कर दे। ये कारण हो सकता है कि एकदम से स्टॉक का रेट ओवर प्राइस्ड लगने लगे, लेकिन वहीं अगर कोई नई कंपनी 3-4 साल में ये कमाल अचीव कर लेती है तो इसके बहुत चांसेस हैं कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड असल में हो गया है। ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर को अपने सारे स्टॉक्स की जगह केवल ग्रोथ स्टॉक्स बेचने चाहिए, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स शुरू से ही ओवर प्राइस्ड होते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कोई भी सेंसिबल इन्वेस्टर होगा तो वो अपने स्टॉक्स को ऐसे रीजन से कभी नहीं बेचेगा। इस अध्याय से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि अगर आपने अच्छी कंपनी के अच्छे कॉमन स्टॉक्स खरीदे हैं तो अच्छा टाइम इन स्टॉक्स को बेचने का कभी नहीं है। स्टॉक्स बेचने से बेहतर ये होगा कि आप स्टॉक्स को रखे रहें और प्राइस में बढ़ने दें। ये सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि स्टॉक्स बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो आपको बहुत बड़े रिटर्न्स भी दे सकते हैं। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपसे शेयर करेंगे कि एक नया या फिर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी डिविडेंड को सरल भाषा में कैसे समझने की कोशिश कर सकता है। डिविडेंड्स का खेल। इस अध्याय में हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे डिविडेंड्स को सरल भाषा में समझा जा सकता है। डिविडेंड्स एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र होते ही हर इन्वेस्टर या ट्रेडर के हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस किसी भी स्टॉक में बहुत होता है। इसी कारण डिविडेंड्स को लेकर मार्केट में हमेशा एक कंफ्यूजन का माहौल रहता है।
कोई डिविडेंड को एक तरीके से बताता है तो कोई डिविडेंड को कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। अगर कोई भी कॉर्पोरेशन डिविडेंड पे नहीं कर रही है या कम अमाउंट में करती आ रही है तो इससे वो स्टॉक होल्डर्स को ज्यादा दिन खुश नहीं रख पाएगी। वहीं अगर कंपनी अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए डिविडेंड पे कर देती है या बढ़ा देती है तो ये स्टॉक होल्डर्स के लिए खुशी की बात होती है। वहीं अगर डिविडेंड को किसी कारणवश रिड्यूस या एलिमिनेट कर दिया जाता है तो उससे स्टॉक होल्डर के लिए एक अनफेवरेबल डिसीजन माना जाता है। अब ये सब सुनने के बाद आप भी कुछ हद तक कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सरल भाषा में इसका मतलब ये होता है कि जितनी बार भी कोई कंपनी अपने डिविडेंड को बढ़ाने की जगह अपनी कंपनी में ही रिटेन या री इन्वेस्ट करती रहेगी, उतना ही शेयर होल्डर्स के स्टॉक्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कुछ केसेस जिनमें कंपनी डिविडेंड बिल्कुल ही रिड्यूस कर देती है, तब शेयर होल्डर्स के स्टॉक की वैल्यू पर भी असर पड़ता है, जिससे उसका प्रॉफिट शेयर कम हो जाता है। ऐसे करने के पीछे कंपनी एग्जीक्यूटिव्स की ये रीजनिंग होती है कि वो बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली रहे। लेकिन ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करने से वो स्टॉक होल्डर्स के मन में कंपनी के खिलाफ कड़वाहट को जन्म दे रहे हैं। देखा जाए तो कंपनी की सिक्योरिटी और रेपुटेशन बनाने में स्टॉक होल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस कारण वो डिविडेंड के रूप में रिवॉर्ड पाने की उम्मीद रखते हैं। तो डिविडेंड से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका होता है, इसको समझने के लिए हम एक इमेजिनरी कंपनी के एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम XYZ है, जो एक वेल मैनेज्ड कॉर्पोरेशन है जो कि कुछ सालों से स्टेडली ग्रो कर रही है, लेकिन उसका सालों से डिविडेंड सेम रहा है। लेकिन 4 साल पहले जो डिविडेंड देने में कंपनी को अपनी 50% इनकम देनी पड़ रही थी, वहीं अब उस कंपनी को डिविडेंड पे करने के लिए अपनी 25% इनकम का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम डिविडेंड होने का ये जस्टिफिकेशन देंगे कि वो कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग से दूसरी बड़ी मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से ये कॉर्पोरेशन अपने लार्ज स्टॉक होल्डर्स को ज्यादा फेवर कर रही होगी, जिसका भुगतान छोटे शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि बड़े स्टॉक होल्डर्स एक हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, जिस वजह से एक बड़ा स्टॉक होल्डर अपने डिविडेंड के स्मॉल परसेंटेज को ही रख सकता है और इसलिए वो नहीं चाहता कि डिविडेंड बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ छोटे शेयर होल्डर्स, जिनको बड़े शेयर होल्डर्स जितना टैक्सेस नहीं भरने होते, वो ये जरूर चाहते हैं कि कंपनी डिविडेंड का रेट बढ़ा दे। अब ये किसी कॉर्पोरेशन के लिए देखने वाली बात होती है कि क्या डिविडेंड बढ़ाना उनके और उनके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर एक कंपनी में मिलियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स एक लोअर इनकम ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं, यदि वो इन्वेस्टर हर साल अपनी सेविंग्स का कुछ परसेंटेज कंपनी के लिए अलग करके रख रहे हैं, तो इस XYZ कॉर्पोरेशन को ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अपना डिविडेंड बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना कुछ सालों बाद वो अपने लॉयल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खो देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े स्टॉक होल्डर्स को भी हो सकता है इस बढ़े हुए डिविडेंड से फायदा हो जाए, खासकर तब जब उन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत हो। आशा करते हैं आपको इस एग्जाम्पल से डिविडेंड की पिक्चर जो है वो क्लियर हुई होगी और आप समझ पाए होंगे कि आखिर क्यों डिविडेंड बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक कारण और भी है कि क्यों डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो ये है कि एक इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखता है, जो उसे कंपनी के डिविडेंड रेट से क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी डिविडेंड से अच्छा रिटर्न चाहता है तो उसको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड को इतना कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इस बुक समरी में हम आपको लेखक के द्वारा बताई गई डिविडेंड की अल्टीमेट असलियत बताएंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जो इन्वेस्टर डिविडेंड पर ज्यादा ध्यान देके इन्वेस्ट नहीं करते, वही अक्सर डिविडेंड से ज्यादा कमा पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? इसका कारण ये है कि बेस्ट डिविडेंड रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर को 5 से 10 साल के बाद या बीच में ही मिलता है। वो भी इन स्टॉक्स से मिलता है जो लो यील्ड स्टॉक्स में गिने जाते हैं। डिविडेंड्स में ऐसे लो यील्ड स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाई यील्ड स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए आज भी कोई वाइज इन्वेस्टर लो यील्ड स्टॉक्स को भी उतनी ही क्वांटिटी में खरीदता है जितना हाई यील्ड स्टॉक्स को। इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम एंड थिंग्स टू अवॉइड, इस अध्याय में हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जिसे हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला रूल यह है कि इन्वेस्टर को कभी भी प्रमोशनल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि प्रमोशनल कंपनीज का क्या मतलब है।
आज के युग में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो जस्ट स्टार्ट हुई हैं या कोई ऐसे प्रोडक्ट पर वर्क कर रही हैं जो हो सकता है फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो जाए। जब आप ऐसी कंपनीज के बारे में सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि इन पर अर्ली इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन हर नई कंपनी जरूरी नहीं है कि टेस्ला या फेसबुक की तरह तुरंत सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सी ऐसी कंपनीज कुछ चंद सालों में ही बंद हो जाती हैं और कई तो अपने प्रोडक्ट भी पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाती हैं। इस बुक के लेखक के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी हो, और यदि वो ज्यादा रिस्क लेकर नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मिनिमम 2 से 3 साल से कंसिस्टेंट ऑपरेशन में हो और साथ ही प्रॉफिटेबल हो। वहीं पर कोई ऐसी कंपनी है जो अभी भी प्रमोशनल स्टेज में है, यानी केवल ब्लूप्रिंट और प्लान्स ही इन्वेस्टर के सामने रखे जा रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस प्लान से इन्वेस्टर को तुरंत हाथ जोड़ लेने चाहिए। ऐसी कंपनीज हो सकता है आपको सुनने में बहुत अच्छे लगें, लेकिन असलियत में ये कड़वा सच है कि ऐसी कंपनी सिर्फ बातें करने के काबिल होती हैं, जिस कारण जो इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज की मीठी बातों में आकर इन्वेस्ट कर देता है तो ये गारंटीड है कि इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पर भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि उसे एक अच्छे स्टॉक को केवल ओवर द काउंटर होने के कारण नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक लिस्टेड होते हैं जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं, और कुछ स्टॉक्स अनलिस्टेड होते हैं जो अब डेली बेसिस पर ट्रेड नहीं होते हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट की भाषा में ओवर द काउंटर स्टॉक्स भी कहते हैं। ओवर द काउंटर और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उल्टा ओवर द काउंटर स्टॉक्स इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए बेस्ट स्टॉक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके स्टॉक्स ज्यादा लिक्विड होते हैं। कई बार ये लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक से भी ज्यादा लिक्विड होते हैं। यही कारण है कि स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज अपने स्टॉक को स्मॉल एक्सचेंज में रखने की जगह ओवर द काउंटर पर रखती हैं। जैसे वो जब बिग बोर्ड या न्यूयॉर्क एक्सचेंज लिस्ट में शामिल हों तो उनकी कंपनी को ट्रांजिशन फेज से ना गुजरना पड़े। इस पूरे पॉइंट का मतलब यही है कि ओवर द काउंटर स्टॉक्स में आपने करेक्ट ब्रोकर चुना है और सही सिक्योरिटी चुनी है। यदि ये दोनों सही नहीं हुए तो आपको इन स्टॉक्स में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, पर यदि ये दोनों सही हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये स्टॉक ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं, ना कि रेगुलर स्टॉक की तरह एक्सचेंज फ्लोर पर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर जो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय नहीं करना चाहिए। वो ये है कि आपको किसी कंपनी का स्टॉक केवल उसके एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर नहीं खरीद लेना चाहिए। अब आप ये कह रहे होंगे कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इन्वेस्टर केवल एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर स्टॉक खरीदता हो, लेकिन आप क्या कोई भी इन्वेस्टर ये रियलाइज करेगा कि उसने अपने स्टॉक्स कितनी बार केवल किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के खरीदे हैं? ऐसा करने से इन्वेस्टर अपने साथ एक भयंकर गलती कर रहा है। वो ये है कि वो एक रिपोर्ट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, जबकि कई कंपनीज में तो ये एनुअल रिपोर्ट डबल चेक तो क्या कंपनी के प्रेसिडेंट से भी कभी वेरीफाई नहीं की जाती है। ये बस इसलिए बनाई जाती है जिससे कि अनसस्पेक्टिंग इंसान या इन्वेस्टर को कंपनी की एक रोजी इमेज दिखाकर इन्वेस्टमेंट लिया जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़े कंपनीज अपने प्रोडक्ट के अच्छे एडवर्टीजमेंट कर उन्हें बेचती हैं। इसलिए लेखक हर इन्वेस्टर को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो केवल एनुअल रिपोर्ट ना देखें, बल्कि कंपनी के पूरा 15 पॉइंट्स एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अब हम आपके साथ फोर्थ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी है। इस पॉइंट में लेखक इन्वेस्टर को ये बताना चाहेंगे कि एक स्टॉक हो सकता है अभी हाई प्राइस पर बिक रहा हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में उस स्टॉक की अर्निंग डिस्काउंटेड प्राइस में ना बिके। इसका अर्थ नहीं समझ पाए ना? चलिए इसको सरल भाषा में समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक XYZ नामक कॉर्पोरेशन है। अभी कुछ सालों में इस कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस 5 सालों में 2 गुने हो जाएंगे। अब ये देखते हुए कुछ बुद्धिमान इन्वेस्टर्स ये अनुमान लगा लेंगे कि अगर XYZ अपने करंट स्टॉक्स के प्राइस से 2 गुनी दाम में बेच रही है तो इस कंपनी के स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड हैं। इसके पीछे की रीजनिंग ये होती है कि इस कंपनी को 5 साल लगेंगे अपनी अर्निंग डबल करने में, तो उस हिसाब से स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड है। ये रीजनिंग कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत तब हो जाती है
जब एक इन्वेस्टर इस चीज को समझ पाता है कि 5 साल बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट सेम प्राइस अर्निंग रेशो पर नहीं बिक रहे होंगे। ये अक्सर देखा गया है कि जो इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स पहले खरीद लेता है उसको फ्यूचर में चलकर प्रॉफिट होता ही होता है। लेकिन वहीं कोई दूसरी XYZ जैसी ही कंपनी अपने स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस में बेच रही है और साथ ही अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड करने में बिजी है। ऐसे में इसके बहुत चांसेस हैं जब उस कंपनी को और लिक्विड फंड्स की जरूरत होगी तो वो अपने स्टॉक्स को और डिस्काउंटेड प्राइस में बेचने को तैयार हो जाएगी। ऐसी कंपनीज न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी लगती है, पर एक वाइज इन्वेस्टर जानता है कि ऐसी कंपनीज बिल्कुल भी अपने इन्वेस्टर्स की केयर नहीं करती हैं। इस पॉइंट के एंड के साथ हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि एक इन्वेस्टर को कभी 4 आने और 8 आने के लिए एक ब्राइट फ्यूचर वाले स्टॉक को लात नहीं मारनी चाहिए। इसको समझाने के लिए लेखक ने एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किया है। लेखक के एक दोस्त ने एक स्टॉक को केवल इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो उस स्टॉक को $35 में खरीदना चाहते थे और वो स्टॉक उस समय 35 और $25 पर बिक रहा था। केवल 1 क्वार्टर के कारण लेखक के दोस्त ने ये स्टॉक नहीं खरीदा। अब आपको ये जानकर शॉक लगेगा कि आज उस स्टॉक की कीमत $500 से भी ज्यादा है। इसलिए एक इन्वेस्टर को हमेशा इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग रन का सोचना चाहिए और किसी अच्छे स्टॉक को रेट में मामूली से डिफरेंस के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब इन 5 पॉइंट के अलावा 5 और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। 6th पॉइंट जो एक इन्वेस्टर को हमेशा सोचना चाहिए वो ये है कि एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं मार्केट में जो आज भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से पहले 10 बार सोचते हैं। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने कंफर्ट जोन वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर ये प्रैक्टिस में लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर एक इन्वेस्टर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जैसी कंपनी में करता है और किसी कारणवश वो सेक्टर एफिलिएट हो जाए तो उस इन्वेस्टर के पास कोई बैकअप प्लान नहीं बचेगा। इसी कारण स्टॉक मार्केट में जनरली हर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आमतौर पर जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है उसे एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं माना जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइप के इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टेड कंपनीज पर ज्यादा नजर नहीं रख पाते हैं, जिससे उसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उसी पर भारी पड़ जाती है। पूरे में इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट सेट करके, तभी वो अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगा। अब हम आपसे 7th पॉइंट शेयर करते हैं। 7th पॉइंट आज की स्थिति को देखते हुए आपके और किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी रिलेटेबल होगा। वो ये है कि एक इन्वेस्टर को वॉर की डर की वजह से स्टॉक्स खरीदने से डरना नहीं चाहिए। इसका कारण ये है कि कॉमन स्टॉक्स उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का होता है जिनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, और आम व्यक्ति की इमेजिनेशन मॉडर्न वॉर का नाम सुनकर सबसे ज्यादा ट्रिगर होती है। वॉर का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा या डर जाता है। वो अपने और अपनी परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचकर इतना घबरा जाता है कि वो इकोनॉमिकल फैक्टर को भी ठीक से जज नहीं कर पाता है। हर वॉर में स्टॉक मार्केट में एक ही चीज होती है, सारे स्टॉक्स के दाम एकदम से गिर जाते हैं और पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है। इस समय लोग गलती ये करते हैं कि वो वॉर के डर में अपने स्टॉक्स बेच देते हैं, पर वो ये नजरअंदाज कर देते हैं कि जो स्टॉक आज उन्होंने जिस रेट में बेचा है, अगर वो वही स्टॉक कुछ साल बाद बेचते तो उनको ज्यादा रिटर्न मिलता। इस फिनोमिना का कारण है वॉर के बाद आने वाला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आने का कारण ये होता है कि जब कोई सरकार वॉर में अपनी कंट्री की कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करती है, तब उस कंट्री को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। इसका कारण ये होता है कि कंट्री की ओवर स्पेंडिंग की वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाती है। इसलिए वॉर के समय में भी एक इन्वेस्टर को सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट को संभालना चाहिए और बेचने से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को सेफली स्टॉक मार्केट में लगे रहने देना चाहिए। इस पॉइंट के अलावा 8th पॉइंट जिसका एक इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए वो है कि एक इन्वेस्टर को किसी नई चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कंपनीज कई बार अपने अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन करती हैं, जिससे नए और कई बार एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी आपसे ये वादा करती है कि वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न देगी, तो जो डेस्परेट इन्वेस्टर होगा वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लुएंस होगा। और मोस्टली यही कारण होता है
कि क्यों लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लॉस का सामना करते हैं। इन्वेस्टमेंट के समय भी आपको अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए, ना कि कंपनी की बातों में आकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेनी चाहिए। इस चेतावनी के बाद 9th पॉइंट जिसको एक इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि ग्रोथ स्टॉक खरीदने से पहले समय और प्राइस दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसके ग्रोथ स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स शो कर रहे हैं, पर आप सोच विचार में देर कर देते हैं और आप वो ग्रोथ स्टॉक एक हायर प्राइस पर खरीद लेते हैं, जिस कारण आपको उसमें वो रिटर्न नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद करके बैठे थे। वरना दूसरे सिनेरियो में आपकी टाइमिंग तो परफेक्ट थी, लेकिन उस समय स्टॉक्स ओवर प्राइस चल रहे थे, जिस कारण आपको अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल करने में ज्यादा समय लग गया, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट में कई दिनों तक पैसा फंसा रहा, जो कि इस बीच और स्टॉक्स खरीदने में यूज हो सकता था। इसी कारण से ग्रोथ स्टॉक्स खरीदते समय आपको समय और प्राइस दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। इसी पॉइंट के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। आखिरी पॉइंट है कि एक इन्वेस्टर को भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। ये पॉइंट परफेक्टली फिट बैठता है आज के जनरेशन के इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ा और इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर बनना है तो आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा और भीड़ से हटकर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी रखनी होगी, नहीं तो जिंदगी भर आप भी एक छोटे इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे। अगर आपको भीड़ से हटकर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सिचुएशन को अलग तरीके से एनालाइज करना सीखना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कब स्टॉक के प्राइस में उछाल आने वाला है, साथ ही ये भी जानना होगा कि कब स्टॉक्स के प्राइस में गिरावट आएगी। साथ ही ये भी जानना है कि कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब नहीं। जिस दिन आप या कोई भी इन्वेस्टर ये करना सीख जाएगा, तब जाकर वो भेड़ चाल से हटकर इन्वेस्ट करने के लायक बन पाएगा। तो इस आखिरी पॉइंट के साथ ये अध्याय खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप इन्वेस्ट करते समय अपने दिमाग में इन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। अब इसके अगले अध्याय में हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर कैसे आप अच्छे ग्रोथ स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स कैसे ढूंढें? कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एंड अदर राइटिंग्स, जो कि फिलिप ए फिशर द्वारा लिखी गई है, पर बेस्ड इस समरी में अब हम आपसे ये शेयर करेंगे कि कैसे आप या कोई भी इन्वेस्टर एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक ढूंढ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने में इन्वेस्टर को यह महसूस होता है कि बहुत समय लग रहा है, साथ ही बहुत से स्किल्स और अलर्टनेस भी चाहिए होती है। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, पर उससे उसी का फायदा होता है। ऐसे ही फायदे सिर्फ उसी को नहीं बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स का भी काम आसान कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये काम जल्दी या आसानी से हो जाए। तो मैं आपका ये वहम क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है। बस ये एक इन्वेस्टर पर निर्भर करता है कि वो अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज के अनुसार वो कितना टाइम एक इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना चाहता है। पर आपका और किसी भी इन्वेस्टर का काम थोड़ा आसान करने के लिए लेखक ने कुछ तरीके आउटलाइन किए हैं, जिनका इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर अपना काम काफी आसान कर सकता है। जो आउटलाइन हम इस अध्याय में डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 स्टेजेस में बटी हुई है, जिसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन फाइनल फाइनेंशियल आउटकम पर बड़ा असर डालने के काबिल होगी। इस आउटलाइन का पहला स्टेज वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के सामने खड़ा होता है जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है। ये सवाल है कि क्या मुझे स्टॉक अभी खरीदना चाहिए या नहीं। अब ये डिसीजन किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इस डिसीजन से ही ये चीज तय होती है कि उसका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में 10 साल बाद जाकर 10 टाइम्स बढ़ेगा या केवल 2 गुना ही बढ़ेगा। ये सबको इसलिए परेशान करता है क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक इन्वेस्टर के लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि उसे किस टाइप का स्टॉक खरीदना चाहिए। क्या उसे कॉमन स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्या उसे सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए, या फिर उसे ग्रोथ स्टॉक्स खरीदने चाहिए। पर आप कभी भी स्टॉक खरीदने के लिए कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकते, खासकर तब तक जब तक आप पूरी रिसर्च ना कर लें। अब आप ऐसा स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिसर्च भी ना करनी पड़े और आप समय भी बचा सकें। ये करने के लिए आपको अपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में ही करना होगा, या फिर ऐसी कंपनीज पर जिनको फाइनेंस बड़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज कर रही हो। इन्वेस्टर के पास यही एकमात्र गारंटी होती है कि ये कंपनी कभी ना कभी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसका कारण ये है कि बड़ी कंपनीज ढेर सारा पैसा लगाकर अपने आप को और अपने अंडर छोटी कंपनीज को सक्सेसफुल बना लेती हैं।
दूसरी तरफ नई कंपनीज ये करने में असफल रहती हैं क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो उतना पैसा लगाकर अपनी कंपनी सक्सेसफुल बना पाएं। इसके अलावा दूसरा मेथड जो हर इन्वेस्टर को इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉक ढूंढने के लिए, वो ये है कि उसे कंपनी की पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेनी चाहिए। एक अच्छी रिसर्च ही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। अगर इसमें इन्वेस्टर को टाइम बचाना है तो इसके कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि वो इन्वेस्टर अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर सकता है जो उसके लिए पहले ही रिसर्च करके रखे, जिससे इन्वेस्टर तुरंत अपने पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के काबिल बन सके। लेकिन इतना ब्लाइंड ट्रस्ट भी डेंजरस साबित हो सकता है। इस कारण एक इन्वेस्टर को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टर की भी एक्सपर्टीज हो। इससे ये फायदा होता है कि वो सोच समझ सकता है कि कब कंपनी गलत दिशा में जा रही है और कब उसकी इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकती है। इसके साथ ही एक इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स देने के कैपेबिलिटी रखते हैं। हो सकता है जो आप आज स्टॉक $10,000 का खरीदें वो आगे चलकर 10 साल बाद 40 से $150,000 का बिके। ऐसे रिटर्न्स के चांसेस केवल ग्रोथ स्टॉक्स में हैं। जिस कारण लेखक फिलिप फिशर हर इन्वेस्टर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करें। साथ ही इन्वेस्ट करने से पहले इन दो बातों का ध्यान रखें क्योंकि ऐसे स्टॉक्स कड़ी मेहनत के बिना मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसी के साथ हमारी बुक समरी का ये अध्याय खत्म होता है। इस अध्याय के साथ ही इस किताब का पहला भाग भी खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको इस किताब के पहले भाग में स्टॉक्स के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब इस किताब के अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स चैन की नींद सोते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल। अब हम लोग बुक समरी के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी बिजनेस का सक्सेस 2 I और 2 H पर डिपेंड करता है। 2 I मतलब इंटीग्रिटी और इंजेन्युइटी, एक H मतलब हार्डवर्क। इस भाग में हम आपसे शेयर करेंगे कि आखिर लेखक का ये मानना क्यों है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स चैन से सो पाते हैं। चैन या अच्छी नींद एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी फिक्स्ड क्वांटिटी में तोल या नाप तो नहीं सकते। लेकिन आज के स्टॉक मार्केट के दौर में अब 2 तरह के इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, एक जो कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और एक जो कन्वेंशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको समझने के लिए एक डेफिनेशन नहीं बल्कि 2 डेफिनेशन लगेंगी। पहली डेफिनेशन की माने तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर की परचेजिंग पावर को मिनिमम रिस्क पर मेंटेन करती है। वहीं दूसरी डेफिनेशन के अनुसार एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आगे ध्यान से नहीं किया गया तो ये इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए एक सक्सेसफुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 2 चीजों की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस मौजूद नहीं है तो आप उसको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। फिर वो केवल लकी या अनलकी या फिर कन्वेंशनल कहला सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये 2 कंडीशंस हैं, या तो आप खुद एक अच्छे इन्वेस्टर हों या फिर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर की रिकमेंडेशन पर ही इन्वेस्ट कर रहे हों। इसके अलावा एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये भी देखना होगा कि क्या एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर भी रही है या नहीं। यही समझाने के लिए बुक के इस भाग को लेखक ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसकी मदद से हम आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताएंगे। पहला, कंजर्वेटिव स्टॉक इन्वेस्टमेंट की एनाटॉमी, मतलब पहली डेफिनेशन के मुताबिक बताया गया है। दूसरा, उन गलतियों को एनालाइज करता है जो फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा की गई हैं। तीसरा सेक्शन बात करता है क्या स्टेप्स लेने चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कहलाने के लिए। चौथा बात करता है कि कॉमन स्टॉक्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। समरी के इस भाग को सुनने और समझने के बाद आप एक अच्छे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनने के काबिल बन जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इसी के अगले अध्याय की ओर। फर्स्ट डायमेंशन ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। कोई भी कॉर्पोरेशन जो एक बड़े साइज या टाइप की हो और वो अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हो तो जाहिर सी बात है कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये समझने के लिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देखना चाहिए, हम इस अध्याय में आपसे शेयर करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का कौन सा ऐसा एक डायमेंशन है जो किसी भी इन्वेस्टर को देखना चाहिए। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 सब डिवीजन में बांट देते हैं। इसमें पहला है लो कॉस्ट प्रोडक्शन,
लो कॉस्ट प्रोडक्शन किसी भी कंजर्वेटिव कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी कंपनी की हाई है तो ये तय है कि उनके प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम होगा, जिस कारण उनका प्रॉफिट कम होगा। वहीं अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो नेचुरली ऐसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, जिससे ऐसी कंपनी खुद भी इतनी फंडिंग इकट्ठा कर सकती है कि वो अपनी कंपनी को तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी कारण से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनी की तलाश में रहता है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ताकि कंपनी को कभी भी फंडिंग की दिक्कत ना हो और ना ही वो बैंक से लोन लेकर भारी इंटरेस्ट के माया जाल में फंसे। इस पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट में किसी भी कंजर्वेटिव कंपनी की मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी कंपनी की मार्केटिंग टीम को ये पता होना चाहिए कि उनके कस्टमर्स और पब्लिक की क्या डिमांड और इंटरेस्ट है, जिसको देखते हुए कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिजाइन और सप्लाई करने चाहिए। जैसे जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे तो लोग इकोनॉमिकल गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, जिस कारण कार मैन्युफैक्चरर्स पावरफुल गाड़ी बनाने की जगह इकोनॉमिकल गाड़ी बनाने पर फोकस करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ पब्लिक की डिमांड समझना ही काफी नहीं होता। कंपनी की मार्केटिंग टीम को अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हर ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना अगर आप अच्छा प्रोडक्ट ले भी आए और प्रॉपर मार्केटिंग ना हो तो आपका प्रोडक्ट कभी ज्यादा क्वांटिटी में बिक ही नहीं पाएगा। इसलिए एक अच्छी मार्केटिंग टीम होना बहुत जरूरी है, जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ मैनेजमेंट के साथ जुड़कर सप्लाई एंड डिमांड चेन भी मेंटेन रखे। तीसरा पॉइंट जो एक कंजर्वेटिव कंपनी का पार्ट होना चाहिए वो ये है कि ऐसी कंपनी की रिसर्च और टेक्निकल एफर्ट्स शानदार होनी चाहिए। पहले की बात और थी, जब कोई कंपनी अगर टेक्निकली अच्छी ना भी हो तो भी कंपनी चलती रहती थी। लेकिन आज के युग में जब सब कुछ इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, वहाँ किसी भी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। आजकल हर चीज और हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। स्टाफ हायरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग सब टेक्नोलॉजी द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ न्यू प्रोडक्ट की रिसर्च भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से रोज नई कंपनीज न्यू प्रोडक्ट ला रही हैं, तो उसी तरह कंजर्वेटिव कंपनीज को भी न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। इसका ये कारण भी है कि कंपनी आज के युग में तभी रेलेवेंट रहती है जब वो लगातार मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहे। तो लगातार प्रोडक्ट डिजाइन और लॉन्च करना कंपनी को महंगा पड़ता है, जिसकी वो कॉस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा रिकवर कर सकते हैं। वो ह्यूमन स्टाफ को हटाकर उनकी जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम में ऑटोमेशन ला सकते हैं। इस पॉइंट के बाद हम आपसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं, जो हर एक कंजर्वेटिव कंपनी के लिए जरूरी होता है, और वो है फाइनेंशियल स्किल्स। फाइनेंशियल स्किल्स हर चीज में काम आती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे मार्केटिंग हो। अगर कंपनी के मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्किल्स अच्छी नहीं है तो पूरी कंपनी बिखर जाएगी और डूब जाएगी। वहीं अगर कंपनी की मैनेजमेंट को ये क्लियरली पता है कि वो पर प्रोडक्ट सारी ओवरहेड कॉस्ट यानी लेबर, बिजली और किराया निकालने के बाद कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो ऐसी कंपनीज अपने डिसीजन समझदारी से ले पाती हैं। इससे उनकी बजटिंग और अकाउंटिंग भी बहुत एक्यूरेट होती है, जिससे अगर मार्केट में हल्की से भी कम डिमांड या सप्लाई में डिफरेंस फील होता है तो उसी समय ऐसी कंपनी एक प्लान बना लेती हैं, जिससे उन्हें लॉस का सामना ना करना पड़े। इन 4 पॉइंट और फर्स्ट डायमेंशन के अलावा भी एक और चीज है जो कंजर्वेटिव कंपनी का भविष्य तय करती है। ये दूसरी चीज है लोग। इसके बारे में हम आपको ब्रीफ में अगले अध्याय में बताएंगे। द सेकंड डायमेंशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पीपल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और ऐसे कौन से 3 एलिमेंट हैं जो एक कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा बनाती हैं। पीपल फैक्टर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी कंपनी की इमेज पब्लिक के दिमाग में अच्छी नहीं है तो नेचुरल सी बात है उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होने के बाद भी नहीं बिक पाएंगे। इसका कारण यह है कि लोगों का कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या सोच है, ये बहुत मैटर करता है। साथ ही अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो उससे भी ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसी समय खबर में आता है कि कंपनी के सीईओ के ऊपर बच्चों के साथ मोलेस्टेशन का आरोप है। तो ऐसे में कंपनी के स्टॉक्स भयंकर तरीके से गिर जाएंगे। इन सब को संभालने के लिए ही कंजर्वेटिव कंपनीज ने 3 एलिमेंट्स बनाए हैं जो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला एलिमेंट ये है कि एक कंपनी को ये मानकर चलना चाहिए कि जिस दुनिया में वो काम कर रहे हैं वो लगातार तेजी से बदल रही है। हर कॉर्पोरेट को प्लान उसी हिसाब से बनाने चाहिए
जिस हिसाब से दुनिया में आज का चाल चलन है, इस चीज को सिर्फ ओकेजनली मतलब वंस इन अ ब्लू मून नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे लगातार करते रहना चाहिए। साथ ही इस मेथड का रेस्पॉन्स पब्लिक में एग्जामिन भी करना चाहिए। साथ ही कंपनी को नए तरीके अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर कंपनीज फंडिंग में नए तरीके का इन्वेंट करने की कोशिश ना करती तो हो सकता है आज कोई स्विस बैंक को जानता भी ना। अगर कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का फायदा करवाने के साथ अपना फायदा करवा सकती है तो उस कंपनी को अनकन्वेंशनल मेथड जरूर ट्राई करना चाहिए। इस एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट ये है कि कंपनी को लगातार ये एफर्ट करते रहना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज को कंपनी में काम करके अच्छा फील हो। हम आजकल एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग लगातार पूरे हफ्ते पूरे साल अपनी सैलरी पाने के लिए जी तोड़ काम करते हैं। वहीं जब मैनेजमेंट अपने इन्हीं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो ये खराब वर्किंग एनवायरनमेंट को जन्म देता है, जिसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसका अंजाम कंपनी को भुगतना पड़ता है। वहीं अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो वहां के एम्प्लॉयज को अंदर से ही फील आता है कि वो रिस्पेक्टेड है, जिस कारण वो कई बार कम पे के बावजूद कंपनी से जुड़े रहते हैं। इसका सिंपल कारण ये है कि वो कंपनी से कनेक्टेड फील करते हैं और ये दिल से मानते हैं कि कंपनी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए लॉन्ग रनिंग कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कंपनी कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को रखती है उसी से पता चल जाता है कि वो कंपनी कितने अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखेगी। इस सेकंड एलिमेंट के अलावा फाइनल एलिमेंट जिसका एक कंपनी को ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होने के लिए तैयार होना होगा। हमने इस समरी की शुरुआत से लेकर अब तक एक ही बात आपसे कही है कि आज की बदलती दुनिया में कंपनी को भी लगातार बदलना पड़ेगा। या तो उनको बेहतर बनना पड़ेगा जिससे वो इम्प्रूव हो, या तो उन्हें खराब बनना पड़ेगा जिससे वो और बदतर हो। इसके पीछे का कारण ये है कि इन्वेस्टमेंट व्यक्ति तभी करता है जब कंपनी कुछ नया कर रही हो, तब नहीं करता जब वो स्थिर हो। साथ ही इन्वेस्टमेंट का असली मकसद प्रॉफिट कमाना है और लॉस को जितना हो सके कम करना है। इसके साथ कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट लेवल के लोगों का कहना होता है कि उनकी कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन जो कंपनीज ऐसा क्लेम करती हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, वो असल में इतनी ओरिएंटेड होती भी नहीं है। ऐसी कंपनीज को बस शौक होता है हर साल एनुअल रिपोर्ट पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाने का, लेकिन एक असली ग्रोथ कंपनी वही होती है जो कभी कंसिस्टेंट नहीं होती है। हो सकता है कभी उस कंपनी को बहुत से ज्यादा प्रॉफिट हो गया हो, या फिर कभी हो सकता है उस कंपनी को लॉस का सामना भी करना पड़े, जिसको एक अच्छा मैनेजमेंट ही ठीक से संभाल सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो समय के साथ अडेप्ट और इम्प्रोवाइज कर लेता है। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को भी ऐसी ही कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका मैनेजमेंट डिसिप्लिन्ड हो और साथ ही इतनी हिम्मत भी रखे कि बस हवा में बात ना करे, बल्कि वक्त आने पर काम को एग्जीक्यूट करके दिखाए। तो ये थे 3 एलिमेंट जिससे एक कंपनी अपनी इमेज पब्लिक और इन्वेस्टर की आंखों में बना या बिगाड़ सकती है। अगर कोई भी कंपनी इन तीनों पॉइंट्स में अव्वल है तो किसी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। इस समरी के अगले अध्याय में हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का थर्ड डायमेंशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कुछ बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द थर्ड डायमेंशन। इस अध्याय में अब हम आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के थर्ड डायमेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। थर्ड डायमेंशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएं, जिसका इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर ये पता कर पाए कि कंपनी माइल्डली प्रॉफिटेबल होगी या अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल होगी। अब आपके मन में नेचुरली ये सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिसका इस्तेमाल करके एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकता है। पर यह पॉइंट आउट करना भी जरूरी है, आखिर क्यों एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी भी एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी होती है। न केवल ये एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही ये भी जरूरी होता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को इन एवरेज प्रॉफिट से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए सबसे वाइटल चीज आज भी पैसा ही है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग और रिसर्च करने में पैसे एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके साथ ही अगर कंपनी ने फैक्ट्री, स्टोर या कोई इक्विपमेंट खरीद लिए तो उसमें कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कंपनी को ज्यादा स्टॉक्स या इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे वो अपनी पाइपलाइन में पड़े ऑर्डर्स को पूरा कर सकें। जब एक कॉर्पोरेशन ये सब कर लेती है तब भी बहुत कम कॉर्पोरेशन ऐसी होती हैं जो अपनी सारी डीलिंग कैश में तुरंत करें।
जिस कारण उन पर कई बार ब्याज भी चढ़ जाता है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल ड्रेन का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से किसी भी कंजर्वेटिव बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मायने रखती है। इसके साथ जब मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और भी जरूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाता है, जिस कारण कंपनी को अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अगर ये प्रोडक्ट हाई मार्जिन बेस्ड है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहीं ये लो मार्जिन प्रोडक्ट है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर मेजर असर पड़ता है। साथ ही जब कंपटीशन वैसा ही प्रोडक्ट उनसे कम दाम में बेच पा रहा हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला और फंडामेंटल तरीका इस चीज को करने का ये है कि आप कंपनी का इन्वेस्टेड एसेट पर रिटर्न देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन प्रोडक्ट्स और रिसर्च पर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो सही में कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बन पाएगी कि नहीं? अगर हाँ, तो कितना % कंपनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है? इस मेथड को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यार्डस्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ही ढंग से या पूरे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। एक इन्वेस्टर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए ये मेथड यूज करना बहुत मुश्किल साबित होता है। अगर किसी इन्वेस्टर को ये मेथड यूज करना है तो वो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से ही कंपेयर कर सकता है। इसका कारण ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर ये देख के इन्वेस्ट करने की सोच रहा है कि इक्विपमेंट में कितना रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल साबित होगा, खासकर अब जब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इतनी बढ़ चुकी है। इसलिए एक इन्वेस्टर को मार्जिन देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि वो चाहे तो सेल्स देखकर भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल कंपीटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल से 3 गुना ज्यादा है, तो वो कंपनी लो मार्जिन प्रॉफिट रख के भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा पॉइंट जिसे ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आज की कंपीटिंग दुनिया में सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही हाई होने चाहिए, वरना फ्यूचर में चलकर कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स तेजी से डेवलप नहीं कर पाएगी। हो सकता है आप या कोई कंपनी अपने पोटेंशियल कंपटीशन को हल्के में ले रहे हो और कहीं वही पोटेंशियल कंपटीशन ही आपका रियल कंपटीशन बन गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। साथ ही उस कंपटीशन के लिए आपके बनाए हुए कस्टमर बेस को लुभाना भी आसान होगा। अब आप सोचेंगे कि कंपटीशन इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो उसका कारण ये है कि अगर किसी भी बिजनेस में हाई प्रॉफिट मार्जिन है तो उसकी तरफ और भी कंपनीज और बिजनेसेस अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे खुले शहद के बरनी को देखकर चींटियां आकर्षित होती हैं। तो अब अगर आपको अपनी कंपनी को सबसे टॉप पर रखना है तो उसके लिए आपके पास 2 ही तरीके बचते हैं। पहला, या तो आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दें जिससे कोई और वो प्रोडक्ट बेच ना सके, पर ऐसा करना गैर कानूनी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप इतनी तेजी से और एफिशिएंटली काम करें कि आपके पोटेंशियल कंपटीशन आपके आसपास पहुंच ही ना पाए। तो अब अगर हम इस पूरे अध्याय का निचोड़ निकालते हैं तो यही सामने आता है कि थर्ड डायमेंशन में न केवल लोग और मैनेजमेंट जरूरी है, बल्कि कंपनी अपने आप को किस दिशा में ले जाना चाहती है ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही हर कंपनी के पास एक प्रश्न का जवाब जरूर होना चाहिए। वो प्रश्न ये है कि आपकी कंपनी कंपटीशन से बेहतर कैसे है? अगर इसका जवाब कुछ नहीं है तो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर कंपनी को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनकी कंपनी कंपटीशन से अलग और बेहतर कैसे है। इसी के साथ इस समरी का ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमें फोर्थ डायमेंशन में देखनी पड़ती हैं। द फोर्थ डायमेंशन। इस अध्याय में हम आपके साथ फोर्थ डायमेंशन का एनालिसिस शेयर करेंगे। किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट का चौथा डायमेंशन प्राइस अर्निंग्स रेशो होता है। इसमें मतलब यह है कि करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। साथ ही स्टॉक्स को मार्केट के हिसाब से अप्रेज करना पड़ता है जिससे कंपनी का प्रॉपर वैल्यूएशन हो पाए। लेकिन ये समझना हर किसी इन्वेस्टर और प्रोफेशनल के बस की बात नहीं होती है। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बड़े से बड़े दिग्गज भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है। इसी कंफ्यूजन ने बहुत से इन्वेस्टर्स का मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाता है। ये अक्सर तब होता है जब इन्वेस्टर उस प्राइस पर स्टॉक खरीद लेता है जिस पर उसे नहीं खरीदना चाहिए था, या फिर कई बार इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स तब बेच देते हैं जब समय गलत होता है, जिस कारण भी उससे बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस में चले जाते हैं,
जितनी बार भी ऐसा गलत डिसीजन लिया जाता है, उतनी बार लोगों के इंडिविजुअल स्टॉक्स को बड़ा झटका लगता है। इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी झेलना पड़ता है। इसका कारण यह है कि हर कोई किसी न किसी को ब्लेम करना चाह रहा होता है, जिस कारण ये एक धारणा बन जाती है कि कॉमन स्टॉक्स लेना सूटेबल नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो बहुत सालों तक स्टॉक्स को होल्ड करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उनकी सक्सेस का कारण ये भी हो सकता है कि वो बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका लक ही अच्छा हो। इन सब को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि आखिर स्टॉक्स के प्राइसेस एक टाइम बाद शार्पली ऊपर क्यों उठ जाते हैं। बहुत कम लोगों ने ही इस फिनोमिना को ठीक से जानने का प्रयास किया है। फिर भी जो इसका लॉ है वो सिंपली यही कहता है कि हर कॉमन स्टॉक्स का जब प्राइस ऊपर उठता है, उसका कारण यही होता है जब फाइनेंशियल कम्युनिटी अपने स्टॉक्स का अप्रेजल चेंज करती है। इस चीज को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जी, जिसको 2 साल पहले ऑर्डिनरी माना जाता था, इसने पर शेयर $1 अर्न किया था और 10 गुना अर्निंग्स पर $10 पर ट्रेड हो रहा था। वहीं पर इसी इंडस्ट्री की जब दूसरी कंपनी के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, तब इस कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाने लगे, जिसका कारण जी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स लाइन है। जाहिर सी बात है कि अचानक से नहीं हुआ होगा। कंपनी पहले से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही होगी, पर उसका सही अप्रेजल अब हुआ। कहने का मतलब है कि कंपनी का अप्रेजल इस पर डिपेंड करता है कि अप्रेजल करने वाले आदमी को क्या लगता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। ये उसकी पर्सनल ओपिनियन होती है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के हिसाब से सबसे कम रिस्की इन्वेस्टमेंट वो हुआ जिसमें पहले 3 डायमेंशंस अच्छे हों, पर इस समय फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर में उसका अप्रेजल कम हो। इस वजह से उसका प्राइस अर्निंग्स रेशो उसके अच्छे फंडामेंटल्स के लिहाज से कम होगा। इससे जरा सा ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट वो होगा जिसका अप्रेजल हाई है और प्राइस अर्निंग्स रेशो उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से सही है। ये जो रिस्क का लेवल बताया गया है, उसमें 2 बातें क्लियर कर देना ठीक होगा। पहला तो ये कि यहाँ प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज मतलब प्राइस में अचानक बड़ा चेंज की बात हो रही है। इसके अलावा आपके लिए फाइनेंशियल कम्युनिटी का भी रोल समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कम्युनिटी का मतलब केवल इतना होता है जो एक स्टॉक को पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने या बेचने को तैयार हो। ये लोग वही होते हैं जिनके कारण ही स्टॉक्स का प्राइस डिक्टेट होता है। इस पॉइंट से आपको ये लग रहा होगा कि किसी स्टॉक का अप्रेजल कुछ नहीं, बस फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा किया गया इवैल्यूएशन है। लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, पर असल में ये 3 अलग अप्रेजल को ब्लेंड करके निकाला जाता है। एक पॉइंट जिस पर जितना ध्यान दिया जाए कम है कि जिस इंडस्ट्री में एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है, उसके करंट फाइनेंशियल कम्युनिटी के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। उनको और भी इंडस्ट्री पर भी नजर रखनी चाहिए और वो और अच्छे से अप्रेजल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इन्हीं सब पॉइंट को नजर में रखकर ही एक इन्वेस्टर मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के काबिल बन सकता है। इसके बाद 4th डायमेंशन का जो मतलब निकल रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है जिसमें उसका फाइनेंशियल कम्युनिटी द्वारा करंट फाइनेंशियल स्टेट को देखते हुए अप्रेजल किया जाता है। वहीं अगर आपको ये तय करना है कि एट द मोमेंट स्टॉक अट्रैक्टिव है या नहीं, तो यह आपको खुद तय करना होगा कि क्या ये स्टॉक्स अनअट्रैक्टिव हैं या अप्रेजल से मैच कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन कुछ एक्सटेंड तक जनरल लेवल ऑफ स्टॉक्स पूरी पिक्चर को अफेक्ट करते हैं। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि यदि आप आने वाले चेंजेस को सही से एस्टिमेट कर पाते हैं या नहीं। आपको यहाँ अपने इमोशंस को हटाकर केवल फाइनेंशियल सेंसेस में सोचने के काबिल बनना होगा, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के काबिल हो पाएंगे। साथ ही आपको स्टॉक्स के इंटरेस्ट रेट पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ इस बुक समरी के 2nd भाग का फाइनल अध्याय खत्म होता है। आशा है इस 2nd भाग से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक कंजर्वेटिव कंपनी और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ऑपरेट करते हैं और ऐसी कंपनी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन बताए गए 4 डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए। इस बुक समरी के अगले पार्ट में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कौन सी फिलॉसफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी। अब बुक समरी के इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि मार्केटिंग की दुनिया में किस फिलॉसफी को माना जाता है, पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फिलॉसफी का जन्म आखिर हुआ कैसे। किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझने के लिए एक इन्वेस्टर का ये समझना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो किस मेथड का इस्तेमाल करके
वो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। इसी के बेसिस पर ही किसी कंपनी का आप या कोई इन्वेस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को देखते हुए हर इन्वेस्टर अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तैयार करता है, जो उसके हर इन्वेस्टमेंट के साथ इंप्रूव होती जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किसी न किसी मौजूदा फिलॉसफी के बेसिस पर ही बनती है, लेकिन सबकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किसी न किसी तरीके से अलग होती है। इसके अलावा किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच किसी को समझाए। इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझाने के लिए लेखक ने अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस फिलॉसफी का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करते हैं। आप या कोई भी इन्वेस्टर जो इस बुक समरी को सुन रहा है, वो चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इन फिलॉसफी का इस्तेमाल कर सकता है। लेखक ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिसाइड की है। पहले जब लेखक बैंक में नौकरी किया करते थे, तो ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनीज थीं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थीं। एक कंपनी जिसने लेखक को अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो थी एक फूड मशीनरी कंपनी। इससे लेखक ने अपनी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाई, जो ये थी कि फूड मशीनरी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी में सबसे पहले लेखक का इंटरेस्ट सन 1931 में पीक पर हुआ था। इससे कुछ साल पहले लेखक फूड कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस करवा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने तय किया था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट में की गई गलती फिर नहीं रिपीट करेंगे। वहीं ये कंपनी भले ही इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में वर्ल्ड क्लास थी, जिस कारण वो अपने एरिया में वर्ल्ड लीडर बन चुकी थी। वो अपने प्रोडक्ट को इतने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर लेते थे, तो वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन के एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस कंपनी में लेखक ने ये नोटिस किया और सबक लिया कि किसी भी कंपनी में जितना भी अच्छा पोटेंशियल हो, वो बेकार हो जाता है, खासकर तब जब किसी कंपनी में काम कर रहे लोग की क्वालिटी अच्छी ना हो। ऐसा ही कुछ इस फूड कॉर्पोरेशन में हुआ, जहां कंपनी बहुत सी नई ऊंचाइयों पर जा सकती थी, लेकिन खराब मैनेजमेंट के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी सक्सेसफुल नहीं थी, कंपनी बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन मैनेजमेंट इस कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसका कारण यह भी था कि सारे डिसीजंस केवल एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते थे, जिस कारण लेखक ने यह सीख ली कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जहां कंपनी की सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे पर हो। दूसरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच जिसको लेखक ने एज एन इन्वेस्टर इस्तेमाल किया था, वो है जिगिंग एंड जैगिंग। अब मान लीजिए किसी कंपनी में जिस पर आपने इन्वेस्ट किया हो, वहां पर आपको एकदम से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप घबराहट के कारण तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर जब किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे चल रहा है और तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना वैल्यूएबल नहीं समझते हैं, जैसा कि फूड कॉर्पोरेशन के साथ हुआ। जब सन 1932 से लेकर सन 1934 तक उनको जब कोई वैल्यूएबल नहीं समझता था, तब जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उनमें से लेखक भी एक थे। उनको इस कंपनी से बहुत प्रॉफिट हुआ था। इसी को इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जिगिंग एंड जैगिंग टर्म से जाना जाता है। जब तक एक इन्वेस्टर ये ठीक से नहीं सीख जाता है कि कब उसे जिग करना चाहिए और कब जैग करना चाहिए, तब तक वो एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता है। शॉर्ट में कहें तो जब बाकी सब जिग करें, आपको जैग करना चाहिए। तीसरी इन्वेस्टमेंट अप्रोच जिसको हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि कॉन्ट्ररी ओपिनियन भी कई बार सही होते हैं। जब हम मार्केट में एक जनरल ओपिनियन की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं भेड़ चाल की ओर इशारा कर रहे होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट के जनरल ओपिनियन के खिलाफ जाकर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर को पूरे तरीके से सिक्योर होना चाहिए कि उसका बिलीफ सही है, वरना ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर उसका नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये साफ हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में मेजर रोल ऑटोमोबाइल प्ले करेगा और रेलवेज के शेयर कम दाम पर बिकने लगे थे, तब उस समय ट्रेन की बोगी के स्टॉक्स खरीदना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। इसलिए लेखक ने ये सब देखते हुए तय किया कि वो तब जिग करेंगे जब पूरी फाइनेंशियल कम्युनिटी जैग कर रही होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर उनको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो उन्हें जिगजैग करने से पहले एक प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अलावा चौथी इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ज्यादा इन्वेस्टर का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है। इस अप्रोच का नाम ही पेशेंस एंड परफॉर्मेंस है। अब इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए लेखक ने 3 ईयर रूल एस्टेब्लिश किया था, जिसका सीधा मतलब यह है कि आप जब भी एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं,
तो इस भ्रम में ना रहें कि आपको 1-2 हफ्ते या महीनों या 1-2 सालों में प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड चाहिए होता है। आप किसी भी कंपनी को 3 साल से पहले जज नहीं कर सकते। यदि आप एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको किसी भी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 3 इयर्स देने होंगे। इसी रूल और इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करके लेखक ने बहुत सी कंपनीज में शेयर खरीदकर अपना और अपने क्लाइंट्स का एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट करवाया। इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आपको एज एन इन्वेस्टर हर रूल पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हर रूल या इन्वेस्टमेंट अप्रोच के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर ये एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं होते हैं। समझने के लिए लेखक का ही उदाहरण ले लेते हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने भी कभी ना कभी 3 ईयर रूल तोड़ा है, जिसके पीछे की रीजनिंग बहुत सिंपल है। जब लेखक ने अपनी की गई इन्वेस्टमेंट्स में ये देखा कि उनकी की गई इन्वेस्टमेंट्स या कंपनीज जिन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उस रेट पर ग्रो नहीं कर पा रही हैं जिस पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, या फिर कंपनी के अंदर चल रही कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी कई बार उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के अंदर ही कैश इन करना पड़ा था। इससे ये तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो ही गया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए रूल बनाए गए हैं उनके अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो हर इन्वेस्टर को ट्राई करनी चाहिए वो ये है कि उसे मार्केट टाइमिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। लेखक ने भी जब सन 1930 से जब अपनी इन्वेस्टर की जर्नी शुरू की थी तब उनको भी बहुत सी चीजें ट्रायल और एरर से सीखनी पड़ी थी, जिसकी मदद से ही उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ने आकार लेना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने फूड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के बाद ये जाना कि फूड पैकिंग इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि लेखक अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे, लेकिन लेखक का मानना यह है कि वो अपना टाइम एक कंपनी पर लगाकर वेस्ट कर रहे थे। इसका कारण यह है कि जितना टाइम और एफर्ट लेखक ने इस काम में लगाया उतने में वो चाहते तो और चीजों के बारे में सीखकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन इन सब से सबक लेकर ये क्लियर हो गया था कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करते हैं। इसी कारण उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक पूरी तरीके से फॉर्मुलेट हो गई थी। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने में विश्वास रखते थे, जिस कारण उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना लिया था। इसके अलावा एक और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो हर इन्वेस्टर को और आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि थोड़े से प्राइस डिफरेंस के लिए आपको बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से हाथ नहीं खोना चाहिए। इस फिलॉसफी का हम इस बुक समरी में जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेखक के क्लाइंट की गलती ने लेखक के फ्यूचर क्लाइंट्स और आज के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ दिया था। जब लेखक ने नई फूड कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट शुरू करवाई थी तब लेखक बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने क्लाइंट से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा था, तो उनके क्लाइंट ने कहा था कि वो तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर उनको वो स्टॉक 33 3/4 पर प्रोवाइड होगा। लेकिन उस समय उस कंपनी का स्टॉक $34.5 पर चल रहा था। लेखक का क्लाइंट उस हफ्ते 75 सेंट्स बढ़ाकर इन्वेस्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब उस कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस कुछ ही हफ्तों में डबल हो गया, जिसके बाद वो उस पुराने रेट के आसपास कभी भी नहीं आया, तब जाकर लेखक को ये सीख मिली और साथ ही उन्होंने तय कर लिया कि छोटे मोटे डिफरेंस के लिए वो अच्छे स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसी फाइनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ ये बुक समरी समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स एंड अदर विंग्स के तीनों भाग पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिससे कि आप इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल करने के काबिल बन सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।